हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दर्पण के बारे में अच्छे से बता दिया था और दर्पण में हमने समतल दर्पण और उससे बनने वाली जो हमारे प्रतिबिंब होंगे इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज जो हमने स्टडी करना है वो है गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, इसके हम प्रकार पढ़ेंगे और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो जितना मैं करवाऊँ साथ साथ लिख लीजिएगा ताकि आपके हैंड राइटिंग नोट्स जो है आपके वो क्रिएट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शाबाश, देखिए हेडिंग डालिए कि गोलीय दर्पण। आज आपने हेडिंग डालनी गोलीय दर्पण की कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण की बात की थी कि जो दर्पण है उसको दो तरीके से बांट दिया जाता है। समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय में भी हमने दो और देखे थे। शाबाश, एक तो देखा हमने उत्तल दर्पण और दूसरा आएगा हमारा अवतल दर्पण। तो ये भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो जब हमने दर्पण के बारे में देखा था, दर्पण क्या था। दर्पण मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया कि दर्पण जिसका जिसका एक भाग या वह चिकना और सपाट यानी कि चिकना और सीधा वह हिस्सा या वह भाग जो किसी भी प्रकाश किरण पुंज को वापस उसी माध्यम में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी कि वह चिकना भाग जो क्या कर सके, किसी प्रकाश का परावर्तन कर सकता है, किसके द्वारा, अपने चिकने भाग के द्वारा उसको उसी माध्यम में मोड़कर, तो उसे क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। फिर हमने दर्पण में समतल दर्पण को पढ़ लिया था। अब आता है गोलीय दर्पण क्या होता है। जाहिर सी बात है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा था वो तो समतल दर्पण। गोलीय क्या होगा, इसका गोल हो जाएगा। और यहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, यानी कि वहां पर क्या वर्ड यूज किया जाएगा आपके लिए, वक्रित। क्या यूज किया जाएगा, वक्रित। तो हम ऐसे बताएंगे, शाबाश, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। क्या हो, वक्रित हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक का मतलब जो रिफ्लेक्शन करता है, जो उस किरण को वापस उसी माध्यम में भेजता है, वो वाला जो हिस्सा है अगर वो हमारा वक्रित है यानी कि घुमाव में है, कर्व्ड जिसको हम बोलते हैं, घुमाव में अगर है तो उसको क्या बोला जाता है, गोलीय दर्पण बोला जाता है। तो देखिए शाबाश, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से। अब जो गोलीय दर्पण है इसके मैंने आपको दो भाग बताए। गोलीय दर्पण, सॉरी, गोलीय दर्पण के हमने दो भाग के बारे में मैंने आपको बताया है। एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इनके बारे में देखते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वो क्या है और अवतल दर्पण जो है वो क्या है। इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं जो आपको यहाँ पर सीखनी है और जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ इस चीज के बारे में पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कि कोई भी हमारा अगर समतल दर्पण था, ठीक है, और उस पर कोई भी प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में मुड़ जाती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। लेकिन वो जिस बिंदु के ऊपर टकराती है उसे हम क्या बोलते थे, आपतन बिंदु बोलते थे, आपतन बिंदु बोलते थे। और इसके ऊपर हम एक अभिलंब खींचते थे जो कुछ इस तरीके से होता था। शाबाश, ये होता था हमारा। और यहां पर हम बताते थे कि ये जो हमारा कोण होगा ये आई होगा और ये जो कोण होगा ये आर होगा और आई बराबर होगा आर के। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था।
मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से हम एक छोटी सी चीज पढ़ने वाले हैं। जो देखिएगा, ये जो हमारा दर्पण है, ये दर्पण है हमारा, कौन सा दर्पण है, इस दर्पण की बात करते हैं, ये समतल दर्पण है। लेकिन जब हम किसी भी गोलीय दर्पण की बात करते हैं, उसके ऊपर मान लीजिए कि ऐसे कोई गोलीय दर्पण है, यहां से वो गोल है और यहां पर पोलिस है, अभी आएगा आगे। अगर कभी भी किसी भी, आपको एक चीज बता दूं, किसी भी अगर वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर, ये उसका केंद्र होगा। जब किसी भी वृत्त के किसी एक बिंदु पर अगर हमें अभिलंब खींचना है, 90 डिग्री की एक लाइन को खींचना है, मान लिया यहां पर इस बिंदु पर आप खींचना चाहते हो, तो ये तो समतल था, इसके ऊपर तो खींच दिया हमने, लेकिन इस पर कैसे खींचा जाता है? अब क्या कीजिए, उस बिंदु से गुजरने वाली लाइन को सीधा आप उस वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए। जैसे ही ये यहाँ से आएगी, ये इसके केंद्र से मिला दीजिए, ये अपने आप यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देगी। यानी कि किसी भी वृत्त के उस भाग के ऊपर, जो उसका वक्रित भाग है, उसके ऊपर जब कभी भी किसी भी बिंदु पर अगर हमें अभिलंब खींचना है, तो उस बिंदु को सीधा किससे मिला देंगे? हम उसके केंद्र से मिला देंगे और सीधी एक लाइन खींच देंगे, जो क्या होगी, उस पर 90 डिग्री के कोण पर होगी। यहाँ पर अगर आप खींचना चाहो तो यहाँ पर हम खींच सकते हैं, ये भी 90 डिग्री के कोण पे होगी। यहाँ पर अगर खींचना चाहते हो तो ये भी 90 डिग्री के कोण पर होगी। अगर यहाँ पर खींचना चाहते हो तो ये भी 90 डिग्री के कोण पर होगी। ये सारी की सारी 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अब उत्तल दर्पण देखिएगा, ठीक है, ये अंदर से मैंने इसको पॉलिश कर दिया अच्छे से, ये पॉलिश वाला भाग आपको दिखाया गया है। ये जो भाग है, ये है पॉलिश का किया हुआ भाग, और ये जो भाग है, ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, देखिए, जिस गोलीय दर्पण में, सबसे पहली बात तो ये गोलीय दर्पण है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है वो बाहर की तरफ हो, किसकी तरफ हो? बाहर की तरफ। क्योंकि ये जो देखिए, जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से, इस साइड से आपको पॉलिश कर रखा है बिल्कुल अच्छे से, और ये आपका वो हिस्सा है जो परावर्तक पृष्ठ, यानी कि यहाँ से लाइट आएगी, टकराएगी और चली जाएगी। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ किसकी तरफ होता है? बाहर की तरफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहां पे ये क्या हो गया हमारा? उत्तल दर्पण हो गया, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। लिख देते हैं, शाबाश। अब आप हेडिंग डालिएगा, उत्तल दर्पण की, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका, यानी कि जिस गोलीय दर्पण का, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? जिस गोलीय दर्पण का। हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाते शाबाश। देखिए, जो मैंने आपको बताया, ये इस तरफ से बताया मैंने आपको, कुछ इस तरफ से बताया, आप इसको इस तरफ से भी बना सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी कर्व बनाएंगे हम, जो भी वहां पर एक घुमाव बनाते हैं, उसका बाहर वाला जो हिस्सा है वो उसका परावर्तक पृष्ठ हो। तो कुछ इस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से अंदर वाला पॉलिश कर देंगे। ठीक है, हमने उस साइड ले रखा था, अब इसको इस साइड ले लिया। क्यों लिया मैं बता देता हूँ। देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं कि जिसको हम बोलते हैं शब्दावली, दर्पण शब्दावली जिसको हम बोलते हैं। ये क्या है, ये आपको बता देता हूं। देखिए,
काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको समझने से आप पूरा सारा कुछ ये दर्पण का जितना भी ये आपको चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दर्पण शब्दावली में हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से नाम दिया जाता है, ठीक है। इसको जो नाम दिया जाता है, ये हमारा जो दर्पण होता है ये होता है एम से एन। कभी भी अगर दर्पण को गोलीय दर्पण को दिखाया जाए तो एम से एन, चाहे वो सीधा हो गोलीय हो कैसा भी हो। ये एम से एन जो होता है ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके बाद कि इस द्वारक का एक मध्य बिंदु होगा बीच में, इसके ऊपर कहीं बीच में एक बिंदु होगा, यहाँ पर वो बिंदु होगा और इस बिंदु को लिखा जाता है पी से। और ये पी जो होता है ये कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव। मैंने क्या बताया आपको कि जो दर्पण है उसकी पूरी लेंथ जो लंबाई है उसको mn से लिखा जाएगा, ऊपर वाला बिंदु m, नीचे वाला n जो होगा द्वारक। और उसी के ऊपर एक क्या होगा? पॉइंट होगा बीच में, बिल्कुल बीच में, उसको बोला जाता है ध्रुव, जिसको हम पी से बोलते हैं, यानी कि हो गया हमारा पोल, इसीलिए पी से लिखते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा दर्पण है ये दर्पण किसी न किसी एक जो हमारा वृत्त होता है उसका भाग होगा, क्योंकि जब हम इसको अच्छे से बिल्कुल ऐसे पूरा एक भाग बनाते हैं तो ये हमारा एक वृत्त बनेगा, कुछ इस तरीके से ये हमारा एक वृत्त बन जाता है। ठीक है, ये जैसे ही पूरा एक वृत्त बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ एक बीच में सेंटर पे एक बिंदु होता है, आपको पता होगा उस बिंदु को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्र। और उसको हम लिखेंगे सी से। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखिएगा शाबाश, अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक पूरे के पूरे गोले में से काटा गया भाग है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तो ये जो हमारा सी आया यहाँ पर, सी जो है वो हमारा क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र। वक्रता का मतलब उस कर्ड का, उस घुमावदार जो आकृति है उसका केंद्र, और इसको लिखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उस आकृति का, उस घुमाव वाली आकृति का सेंटर। सी लिख दिया हमने। क्या बताया मैंने? वक्रता केंद्र। अब इस वक्रता केंद्र को जब पी से मिला दिया जाता है, इस वक्रता केंद्र को किससे मिला दिया जाता है? पी से मिला दिया जाता है, उसके ध्रुव से मिला दिया जाता है, तो एक रेखा का निर्माण होता है। और आपको पता होगा कि जब ये पूरा एक वृत्त था उसके सी बिंदु को उसके ऊपर वाली उसके जो उसकी परिधि होती है उसके किसी बिंदु से जब मिलाया जाता है तो ये उसकी बन जाती है त्रिज्या। क्या बन जाती है? त्रिज्या। तो पी से लेकर जो सी है हमारा, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लिखेंगे आर से। किससे लिखेंगे? आर से लिखें। ये हमारी आर होगी। क्या बताया मैंने आपको? ये एक पूरा वृत्त था, वृत्त का एक मध्य बिंदु यानी कि बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है उसका, क्या बोला जाता है? उसका केंद्र बोला जाता है। और उस पूरी आकृति का वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, और उसके केंद्र को जब उसकी उस रेखा तक जहां से वो घुमाव होकर पूरा गया है उसकी परिधि तक, उसके किसी बिंदु से जब मिला दिया जाए तो वो बन जाती है उसकी त्रिज्या, और इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? ठीक है, वक्रता त्रिज्या हमारी हो गई। वक्रता केंद्र हमने पढ़ लिया, ध्रुव के बारे में बता दिया और द्वारक के बारे में बता दिया। अब छोटी सी बात देखिएगा शाबाश, अब हम बात करते हैं जब इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है, ऐसे जरूरी नहीं यहीं पर रहेगी, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया ऐसे पीछे भी, इस इस लाइन को इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। जो ये हमारी पूरी की पूरी लाइन होगी इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जहां पर जाकर जो हमें प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता है,
वो चीज हम देखते हैं। देखिए, आपको अभी अभी मैंने आपको बताया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब समतल दर्पण की मैंने बात की थी तो क्या किया था हमने, उसमें भी एक लाइन ली थी, वो उसका मुख्य अक्ष था, और उसके समांतर एक ऐसे लाइन लेके आए थे जो टकराएगी उसके जाके, जो हमारा दर्पण होगा उसको टकराती है। तो यहाँ से मान लीजिए कि किसी भी वस्तु की कोई भी है, उसकी कोई भी एक किरण आएगी और ऐसे टकराएगी, टकराएगी। जैसे ही ये टकराती है तो दो चीजें होती हैं। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण जो है वो फैलाता है, किरणों को दूर भेज देगा। देखिए, ये परावर्तित तो होगी यानी कि मुड़ेगी, लेकिन किस तरफ, ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ऐसे आई टकराकर ऊपर की तरफ चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि इसका बाहर वाला हिस्सा जो है, ये बाहर वाला हिस्सा जो है ऐसे आएगी, ऐसे टकराकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि बाहर वाला हिस्सा घुमाव में, बाहर वाला हिस्सा घुमाव में है, इसी वजह से ये फैलाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए ऊपर चली जाती है। और आपको एक चीज पता है कि जिस भी बिंदु पर वो टकराती है वहां पर एक बिंदु होता है जिसको बोला जाता है आपतन बिंदु। ये जो हमारा पॉइंट था, इसको क्या बोला गया था? आपतन बिंदु। और ये क्या थी हमारी? आपतित किरण। आपतित, ये किरण हो गई हमारी। और ये हमारी हो चुकी है परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक है, देखिएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमें पता है कि एक अभिलंब खींचा जाता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एक वृत्त के अंदर उसके किसी एक बिंदु पर जब कोई भी हमने क्या खींचना होता है, अभिलंब खींचना होता है, तो उसको हम किससे मिला देते हैं? बिल्कुल सीधा सेंटर से, यानी कि उसके केंद्र से मिला दिया जाता है। तो इसको इसके केंद्र से मिला दीजिए बिल्कुल अच्छे से। मिला दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा। और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। ये होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमने उसको अभिलंब खींच दिया है, और इस अभिलंब के साथ जब अपवर्तित किरण कोण बनाती है उसको बोला जाता है एंगल आई, यानी कि अपवर्तन कोण। और ये होता है हमारा एंगल आर, परावर्तन कोण। ठीक है, ये हमारे वो बन चुके हैं। और ये तो हो गया अभिलंब के बारे में। लेकिन जो ये हमारी मुड़कर, जो यहाँ पर ये टकरा कर, ऐसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, टकरा कर, ऐसे टकरा कर, टकरा कर जब वो ऊपर की तरफ किरण गई है, ऊपर की तरफ गई है, तो हमें क्या पता कि वो इस साइड से आई और ऊपर चली गई। हमें ऐसे लगेगा कि वो ऐसे पीछे से आ रही होगी, कहीं से ऐसे पीछे से आती हुई हमें दिखाई देगी। और जहां से आती हुई वो दिखाई देती है, उस बिंदु को जहां वो आती हुई दिखाई देगी, जहां जाकर टकराएगी मुख्य अक्ष को, उसको लिखा जाता है एफ से। किससे लिखा जाता है? एफ से। और यहाँ पर एफ हमारा वो बिंदु हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया हमारा? मुख्य फोकस। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताया मैंने आपको? यहां पर क्या हुआ कि एक किरण आई, टकराकर ऊपर की तरफ चली गई। अभिलंब होगा, कोण बनाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, कहीं से पीछे से आ रही है। और वो पीछे जब मिलाओगे, मिलाने के बाद जब उस अक्ष को टकराएगी, मुख्य अक्ष को, वहां पर जाकर जो बिंदु बनता है वो बनता है हमारा मुख्य फोकस। क्या बनता है? मुख्य फोकस। और पी से लेकर, इस पी से लेकर इस मुख्य फोकस तक की दूरी, पी से लेकर सी तक की दूरी आर बन गई, त्रिज्या। पी से लेकर एफ तक की दूरी, उसको लिखा जाता है स्मॉल एफ से, छोटे एफ से। और ये क्या कहलाती है हमारी? स्मॉल एफ जो होती है ये कहलाती है हमारी फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। समझ में आया? एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि किरण आई, टकराई, ऊपर चली गई, अभिलंब खींचा, लेकिन जैसे ही पीछे आगे उसको मिलाओगे तो वहां पर बनेगा बिंदु जिसको बोला जाएगा मुख्य फोकस। और पी से लेकर वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस की दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। हो जाएगा। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण के बारे में। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। शाबाश। तो दूसरा जो आप हेडिंग डालिएगा, अवतल दर्पण के बारे में।
उसमें हमने क्या देखा, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, इसमें उल्टा होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। क्या बताएंगे शाबाश? जिस गोलीय दर्पण का, वहां भी आप यही लिखिएगा, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो हमारा भाग है, जो हमारा परावर्तित किरण वाला जो भाग है, वो अगर अंदर की तरफ है तो वो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे अब देखिएगा, हम यहां पर एक ठीक है, हमें दिख रहा है कि घुमाव है, तो ये हमारा दर्पण कौन सा हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा पॉलिश किया गया भाग हो गया, और ये हमारा हो गया वो परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और इसको नाम दे दिया एम से लेकर एन। और सबसे पहले हमने यही लिख लिया कि एम से लेकर एन क्या बताया था मैंने आपको वहां पर, देखिए दूसरी बार लिखिएगा क्योंकि साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। एम से लेकर एन आपको बताया था द्वारक, द्वारक। ठीक है, ये होता है हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण कहलाता है। वो हमारा क्या था? वो था हमारा उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या था? ये हमारा था उत्तल दर्पण। और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब देखिएगा क्या होगा, वही चीजें सारी की सारी बिल्कुल वही यूं की यूं चीजें होंगी इसमें। इसका भी कोई ना कोई एक बीच में पॉइंट होगा जिसको हम लिखेंगे किससे? पी से। और ये पी क्या कहलाएगा? हमारा ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम लिखते थे पोल। ठीक, फिर हम देखते हैं कि ये भी एक किसी न किसी पूरे के पूरे, यहां पर हम अगर बनाएं, पूरे के पूरे किसी वृत्त का भाग होगा। और अगर वृत्त का भाग होगा तो इसका कहीं ना कहीं जाकर सेंटर होगा सी। और उस सी को क्या बोला गया? शाबाश, वो भी हमने देख लिया था। उस सी को हमने लिखा था, मान लीजिए कि ये वो बिंदु था सी। ठीक है, ये सी बिंदु था और सी को हमने लिखा था वक्रता केंद्र। क्या बताया था? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर देखिए, इसकी ये लाइन हो जाएगी बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और पीछे की तरफ भी बढ़ती जाएगी। और इसको बोला गया था मुख्य अक्ष। क्या बोला गया था? मुख्य अक्ष। और उसके सेंटर से उसके पी तक की दूरी अगर आपको याद हो तो ये वाली दूरी क्या बनी थी? आर। यानी कि पी से लेकर सी जो था हमारा, वो था वक्रता त्रिज्या, जिसके हम लिखते थे आर से। किसे लिखते थे? आर से, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने बात की थी, यहाँ पर सारी बातें हो चुकी है। मुख्य अक्ष हमारा आ चुका है, सी आ चुका है जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, पी को ध्रुव बोला जाता है, और उसके जो लंबाई है उसके पूरे के पूरे उस दर्पण को क्या बोला जाता है? एम से लेकर एन को द्वारक बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसी तरीके से इसमें भी क्या आएगी, एक बिल्कुल एक हमारी मुख्य अक्ष के समांतर एक ऐसे टकराती हुई एक ऐसे क्या आएगी? किरण आएगी, टकराएगी और वो मुड़ जाएगी। मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण फैलाता है, फैलाएगा ऐसे, क्योंकि बाहर की तरफ चली गई थी। ये एक तरफ जोड़ता है, बिल्कुल एक तरफ सीधा जोड़ देगा।
तो क्या करेगा, ये अंदर की तरफ लेके जाता है किरण को। तो क्या होगा, यहां पर भी हमारी ये किरण इस साइड से आएगी और टकराएगी। क्यों, देखिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसमें जिस साइड से पॉलिश किया गया है उस साइड से नहीं आती, जो हमारा जिस तरफ से हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उस तरफ से हमारी किरण आती है, यहां से आएगी और टकराती है। जैसे ही टकराएगी ये हमारी मुड़कर नीचे की तरफ ऐसे चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर हम फिर से वही बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा वो पॉइंट हो गया। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आपको अगर क्या करना है, उसके ऊपर अभिलंब खींचना है तो किससे मिला दीजिए उस पॉइंट को, उस पॉइंट को आप सीधा सी से मिला दीजिए उसके केंद्र से। तो ये हमने सी से इसको मिला दिया है और ये पीछे की तरफ हमारा चला गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारा कोण बनेगा, ये बनेगा एंगल आई और नीचे वाला बनेगा एंगल आर। क्यों बनेगा, क्योंकि ये हमारी है आपतित किरण और जो ये हमारी है, ये जो हमारी किरण है ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और इसीलिए ये अभिलंब के साथ, और ये हमारा अभिलंब हो गया, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है वो बनाती है आपतन कोण एंगल आई, और परावर्तित किरण बनाती है परावर्तन कोण एंगल आर। और एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं हमें पता है, बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ओके। और ये जब परावर्तित किरण आगे चल के किसी मुख्य अक्ष पर टकराती थी तो याद होगा आपको, ये पॉइंट क्या आया था हमारा, ये आया था एफ। और मैंने एफ को बताया था आपको, एफ क्या होगा आपका मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है, जो आपका प्रतिबिंब है, वहां पर बनने के जितने भी तरीके आएंगे आपको एफ से ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ये बिंदु हो गया जो मुख्य फोकस कहलाता है। फिर पी से एफ तक की भी दूरी होगी कुछ ना कुछ, ये वाली, और इसको लिखा स्मॉल एफ से, और ये था आपका फोकस दूरी, ये हमारा हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण के बारे में। तो हमने अच्छे से उत्तल दर्पण को भी पढ़ लिया है कि उत्तल दर्पण क्या होता है और उसमें किस तरीके से हम कोई भी जो किरण है किस तरीके से आएगी और टकराएगी। और अवतल दर्पण का भी हमने पढ़ लिया और उत्तल दर्पण का भी, दोनों हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इन सभी को आप साथ के साथ लिख लीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। 2 बार मैंने लिखवाया, चाहता तो मैं 1 बार में भी लिखवा देता था, एक साइड उत्तल एक साइड अवतल के बारे में, लेकिन क्या होता उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग सा पार्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपने अलग अलग अच्छे से एक बार वहाँ एक बार यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से लिख लिए तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है, ये शब्दावली इम्पोर्टेंट है। ये शब्द जो है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है कि किसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। हम देख लेते हैं एक बार हमने कि क्या क्या पढ़ लिया है ताकि आपको भी एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, तो आज हमने पढ़ा है गोलीय दर्पण के बारे में। मैंने आपको दर्पण बताया था 2 तरीके से हो गया, समतल हो गया, गोलीय हो गया। गोलीय के 2 भाग हो गए, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण हमने पढ़ लिया। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार जो हैं, उत्तल दर्पण पहला प्रकार हो गया हमारा, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। और फिर हमने पढ़ा अवतल दर्पण के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। आगे हम पढ़ेंगे इन सभी के जो ऊपर जो किस तरीके से कोई भी प्रतिबिंब बनता है वो सारा पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे भाई। इनके ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे हम अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी इन बातों की कि क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। और वो साथ के साथ अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।